नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। और पिछले काफ़ी दिनों से आपके लिए कोई कहानी नहीं ला पाए, कुछ व्यक्तिगत व्यस्तताएं थी, इस वजह से आप लोगों के समक्ष नहीं उपस्थित हो पाए। जो निरंतरता है, यूट्यूब का एक विषय बताया जाता है कि निरंतरता बनाए रहनी चाहिए। और यूट्यूब के किसी भी क्षेत्र में अगर आप हैं तो निरंतरता हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए। उसी तरह से यूट्यूब पे भी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। हम क्षमा चाहेंगे आप सभी से, कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से हम आप लोगों को के समक्ष कहानियाँ आप लोगों के सामने नहीं ला पाए। आज पुनः हम एक नई कहानी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। और कहानी एक ऐसे व्यक्तित्व की, एक ऐसे विचारक की, एक ऐसे शिक्षाविद, एक ऐसे राजनीतिज्ञ और एक ऐसी महान विभूति की कहानी आज हम आप सभी को सुनाना चाहते हैं। हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बहुत से महापुरुषों ने भाग लिया, बहुत सी गाथाएं हैं। उन्हीं महापुरुषों में से एक ऐसे महापुरुष थे जिनका नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। और उनकी कहानी का मुख्य बिंदु उनका राजनीतिक जीवन के बारे में तो सभी परिचित हैं। और उनके बचपन के कुछ अंश आपको हम बताते हैं। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता के अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री आशुतोष मुखर्जी, जो कि बहुत ही बड़े शिक्षाविद और न्यायविद थे। उन्हीं के घर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ। डॉक्टर साहब अपने सभी भाइयों में कुछ उनका रंग थोड़ा सांवला था और इस वजह से बचपन में लोग उन्हें भूतिया या भूत इस टाइप से कह के बुलाते थे। हालांकि उनका नाम असली नाम उनका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही था, जो सभी हमारे का पेपर वर्क वगैरह में सब जगह हम लोग पढ़ते हैं। और बाद में उनकी इच्छा शक्ति, उनके दृढ़ संकल्प, उनके द्वारा दिए गए विचार, उनके द्वारा दी गई नीतियाँ, जिनको आज तक बहुत सारे उनके अनुयायी हैं जो अभी तक उनको फॉलो करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा संपन्न थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में ही प्रारंभ की। उसके बाद में 1917 में उन्होंने मैट्रिक, 1921 में उन्होंने स्नातक की पढ़ाई कोलकाता से ही पूरी की। उसके बाद 1923 में उन्होंने लॉ की उपाधि यानी कानून की उपाधि अर्जित की। इसके पश्चात वे इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड से वो बैरिस्टर बनकर वापस लगभग 1926 के आसपास वो वापस भारत में लौटे। जैसे ही वो भारत में आए तो जैसा भी आप सभी लोग उनके विचारों से, उनकी भावनाओं से, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से, राष्ट्र के प्रति प्रेम से इतना आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि उनके विचार उस समय कैसे लोगों को प्रभावित करते होंगे। आज जैसे ही वो वापस लौट के आए तो उन्होंने एक बड़ा सा समुदाय जिसको अपनी ओर आकर्षित किया, अपने विचारों से, अपने भाषणों से, अपने वक्तव्यों से, अपनी नीतियों से अपनी ओर आकर्षित किया। तो इसके पश्चात तो वो कुछ समय बाद वहाँ वकालत शुरू में कुछ समय उन्होंने की। उसके बाद में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वो बने। मात्र 33 वर्ष की अवस्था में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए। उसी समय कांग्रेस ने बंगाल में उनकी प्रतिभा को देखते हुए, उनकी कार्यकुशलता, कार्यप्रणाली को देखते हुए बंगाल में विधान परिषद के चुनाव में उनको एमएलसी प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया और उन्होंने जीत दर्ज की। इसके पश्चात कुछ दिनों बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से जो एमएलसी बने थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्र रूप से उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद में उनकी विजय हुई और वो इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो
विधान परिषद पश्चिम बंगाल के प्रत्याशी के रूप में उनकी विजय हुई। अब ये उनके एक कलकत्ता की कहानी के बारे में, ये पूरा जो कलकत्ता का उनका जीवन रहा उसके बारे में हमने आप सभी को अवगत करा दिया है। अब एक चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर, जो आप कह सकते हैं या तो बहुत ही महान, या कुछ लोग उसको इस यात्रा को दुखद मानते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनकी इस यात्रा के बारे में अगर आज उस समय उन्होंने अगर इस तरह के योगदान राष्ट्र के प्रति ना किए होते तो शायद आज हम लोग भारत में स्वतंत्र रूप से और सही रूप से रह पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था। तो अब हम लोग चलते हैं उनकी दूसरी यात्रा की ओर। 1950 में जब देश आज़ाद हुआ, वो राष्ट्रीय राजनीति की ओर अग्रसर हो चुके थे धीरे धीरे। पहले वहाँ बंगाल से शुरू की, उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति की ओर अग्रसर हो गए, और संघ के साथ साथ उन्होंने अपना राजनीतिक यात्रा उन्होंने प्रारंभ की। वो शुरू में हिंदू महासभा के साथ भी जुड़े रहे, उसके बाद में उसकी नीतियाँ कुछ उनको समझ में नहीं आई तो उन्होंने हिंदू महासभा को भी छोड़ दिया। उसके बाद 1950 में जब 47 में देश आज़ाद होने के बाद में जब 1950 में उन्होंने जब नेहरू जी की सरकार बनी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के अनुरोध करने पर उन्होंने नेहरू सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली कैबिनेट मंत्री के रूप में। और एक गौरव वो सिर्फ उन्हीं के नाम से है कि उन्होंने शपथ ले ली। उसके बाद में जब लियाकत समझौता हुआ, लियाकत पैक्ट, मतलब नेहरू जी ने और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री उसमें थे लियाकत अली, उनके बीच में एक समझौता हुआ था शरणार्थियों को लेकर, हिंदू शरणार्थियों को लेकर। तो जो समझौता हुआ था उसके जो बिंदु थे उससे डॉक्टर साहब सहमत नहीं थे और उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि इन बिंदुओं को उसमें जोड़ा जाए। उन बिंदुओं को जब इग्नोर किया गया तो डॉक्टर साहब, चूँकि वो अपनी एक राष्ट्र के बारे में उनकी एक अलग सोच थी, एक अलग उनकी नीति थी, उनकी रचनाएं एक अलग तरह की रचनाएं हुआ करती थी जो सभी से विभेद थीं। और इसी संविधान सभा में भी उन्होंने इस तरह के विचार रखे कि कोई भी व्यक्ति उनके विचारों को काट नहीं सका। उनके इस तरह के वो तर्क देते थे कि उनके तर्क को काटने वाला कोई भी नहीं था। तो संविधान के निर्माण में जो सभा बनाई गई थी उसमें भी वो अपने विचार रखते रहे। धीरे धीरे उनकी ख्याति इतनी ज़्यादा हो गई, उसके बाद वो आपको बताया मैंने कि वो कैबिनेट मंत्री बने। उसके बाद जब ये लियाकत पैक्ट हुआ तो वो नेहरू गवर्नमेंट से नाराज़ हो गए और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और जो मैं गौरव की बात कर रहा हूँ ये गौरव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे ही है कि पहला कैबिनेट मंत्री जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है भारत की सरकार में, वो सबसे पहले मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में संघ के सहयोग से और अपने साथियों के सहयोग से भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की और जनसंघ पार्टी के सबसे पहले अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने। और 1951 के जो आम चुनाव थे उस चुनाव में, प्रथम चुनाव में ही उन्होंने अपनी पार्टी के 3 सांसद बना लिए थे, मतलब 3 सांसद उनके जीत कर आए थे। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर में जो कश्मीर का विलय भी भारत के साथ 52 के आसपास हुआ था, 52-53 में ही पूरा अगर जोड़ेंगे तो 52-53 के बीच में कश्मीर का विलय हुआ। कश्मीर के विलय में जो शर्तें वहाँ के राजा के द्वारा रखी गई थी और नेहरू जी चूँकि उनका, अभी हम लोग इस कहानी सुना रहे हैं तो ये अपने विचार हम लोग स्वयं नहीं दे सकते हैं। नेहरू जी ने जो उनकी शर्तों को माना था, उन शर्तों के खिलाफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमेशा उनका प्रखर होकर उनका विरोध किया। संसद में वो इस तेजस्विता के साथ बोलते थे कि किसी भी विपक्षी पार्टी का कोई भी व्यक्ति उनके सामने उनसे तर्क करने के लिए खड़ा नहीं होता था और उनकी बात को मानता था, चूँकि वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे। इस तरह के उनकी भाषा शैली, उनके भाषण देने की उनके भाषण में वो ओजस्विता और ये इस तरह का उनका वो सिस्टम रहा हमेशा कि किसी भी व्यक्ति ने कभी उनसे तर्क नहीं कर पाया और किसी भी बात पे तर्क नहीं किया।
जब ये समझौता कश्मीर का हुआ तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उन बिंदुओं से, जो समझौता में बिंदु रखे गए थे, उनसे सहमत नहीं थे। उन्होंने अपनी बात को सदन में रखा और जब उनकी बात को नहीं माना गया तो उन्होंने प्रखर विरोध करना शुरू कर दिया और कहा, कश्मीर का जो नारा वो उनका आज भी प्रचलन में है कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। उस समय जो समझौता हुआ तो उसमें कुछ बिंदु इस तरह के थे कि कश्मीर का झंडा अलग रहेगा, कश्मीर का जो मुख्यमंत्री होगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। इन सब चीज़ों से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बहुत नाराज़ थे और उन्होंने कहा था कि, और वहाँ पे एक नियम और था कि आप कश्मीर में अगर आपको जाना है तो भारत सरकार से आप एक विशेष अनुमति लेकर ही जा सकते हैं, यानी एक तरह से पासपोर्ट, वो वीज़ा लेकर ही जा सकते हैं। यानी फिर अब विलय भी हो गया है, भारत सरकार की योजनाओं का वो लाभ भी उठाएंगे, यहाँ से वो फंड भी लेंगे, उसके अलावा जब हमको अगर जाना होगा तो हम वहाँ वीज़ा लेकर जाएंगे। इन सब नीतियों से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने 1953 में निर्णय लिया कि वो कश्मीर में जाएंगे और ये जो धारा 370 के तहत जो बिंदु इन सब बिंदुओं को शामिल किया गया था, धारा 370 हटाने के लिए उन्होंने आह्वान कर दिया। और 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कश्मीर यात्रा के लिए इन्होंने तैयारी की, लेकिन सरकार ने इनको चूँकि अनुमति नहीं दी तो कई बार इन्होंने जाने का प्रयास किया, लेकिन वो जो इनको वैधानिक जो पास अनुमति वहाँ से मिलती है केंद्र सरकार की ओर से, केंद्र सरकार ने देने से मना कर दिया कि हम इस तरह की कोई अनुमति नहीं दे पाएंगे। इसके बाद चूँकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हठधर्मिता के बहुत धनी व्यक्ति थे, उन्होंने जो ठान लिया वो उनको करनी थी और वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर जाऊंगा, किसी भी तरह से जाऊंगा। एक दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने 2-3 साथियों के साथ चुपचाप से कश्मीर की यात्रा के लिए, बिना किसी प्रोटोकॉल, बिना किसी को जानकारी दिए, चुपचाप कश्मीर यात्रा के लिए निकल लिए। उन्होंने कहा, मैं इस संकल्प के साथ में जाऊंगा, या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। उनके कहने का मतलब ये था कि या तो कश्मीर, भारत के संविधान जो संविधान है वो कश्मीर में भी लागू होगा, अगर नहीं लागू होगा तो मैं अपने प्राणों की बलि वहाँ पे दे के आऊँगा। और अब इस समय आप लोग सुनते भी होंगे, एक नारा लगता है, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। ये नारे एक राजनीतिक पार्टी की ओर से लगाए जाते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की, पंजाब में उनको रोका गया। उसके बाद में अचानक से एकदम से वहाँ के अधिकारी आते हैं, वो कहते हैं कि आपको सरकार ने अनुमति दे दी है, आप वहाँ जम्मू कश्मीर में आप जा सकते हैं। लेकिन अनुमति का कोई भी प्रॉपर पेपर उनको नहीं दिया गया था। तो वहाँ पे उनके साथ अटल जी भी गए हुए थे। तो उन्होंने कहा अटल जी से कि अब आप वापस चले जाओ, और कुछ उनको सूचनाएं दी थी कि ये सूचनाएं आप ले जाइए और इनको रखिएगा, जब आवश्यकता पड़ेगी तो इन सब सूचनाओं के बारे में हम आपसे बात करेंगे। और 2 लोगों के साथ में, एक उनके साथ कोई और व्यक्ति थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, तो ये दोनों लोगों को पंजाब सरकार के कमिश्नर वो स्वयं जम्मू कश्मीर की सीमा तक उनको छोड़ने आए। छोड़ने के बाद में जैसे ही वो डॉक्टर साहब जम्मू कश्मीर की सीमा में दाखिल हुए, उन्होंने प्रवेश किया, तत्काल ही जम्मू कश्मीर की पुलिस ने परमिट ना होने के, जब उन्होंने परमिट के कागज़ मांगे, परमिट के पेपर थे नहीं उनके पास, तो उन्होंने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। उस समय फारूक अब्दुल्ला की नेतृत्व वाली सरकार वहाँ पे थी और उन्होंने फारूक अब्दुल्ला सरकार उस समय सरकार चल रही थी, उनकी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और श्रीनगर की सेंट्रल जेल उनको ले जाकर बंद कर दिया गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद में लगभग 10-12 दिन उनको वहाँ रखा गया। उसके बाद में डॉक्टर साहब को एक श्रीनगर के पास में ही एक सुनसान जगह पे एक सरकारी राजकीय आवास था, तो वहाँ पे उनको ले जाया गया। 11 मई 1953 को डॉक्टर साहब को गिरफ्तार किया गया था। इसके पश्चात शायद 18 या 19 तारीख को उनको उस राजकीय आवास में ले जाया गया और वहाँ पे उनके साथ
एक केयरटेकर और कुछ और कोई सुरक्षा उरक्षा कुछ नहीं, केवल वही खाने पीने की व्यवस्था के लिए वहाँ पे उनको रखा गया था। और कुछ दिनों बाद डॉक्टर साहब की तबीयत बिगड़ने लगी। जब तबीयत ख़राब हुई तो कई बार उन्होंने संपर्क किया और कहा कि हमें डॉक्टर की आवश्यकता है, डॉक्टर हमें भेजे, डॉक्टर की आवश्यकता है, डॉक्टर आए, हमें ये दिक्कत हो रही है। एक डॉक्टर आए, उसमें उनका नाम था डॉक्टर अली, जो उनका इलाज करने के लिए आए थे। उन्होंने उनकी पूरी स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनको एक इंजेक्शन दिया। जब वो इंजेक्शन दे रहे थे, डॉक्टर साहब ने मना किया कि ये मेरे फैमिली डॉक्टर ने मना किया है, इस इंजेक्शन से हमें बहुत समस्या होती है और ये इंजेक्शन हम नहीं लगवाएंगे। तो डॉक्टर अली ने ये कहा कि आप ये इंजेक्शन आपको इस समय लगाना ज़रूरी है, चूँकि अब आपके स्वास्थ्य के लिए इस इंजेक्शन की आवश्यकता है और आपको ये इंजेक्शन इस समय लगवाना आवश्यक है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने जब वो इंजेक्शन लगाया, उसके बाद वो इंजेक्शन लगाने के बाद चले गए। रात में उनकी तबीयत और बिगड़ गई। सीने में दर्द की उन्होंने शिकायत की। सीने में दर्द की शिकायत करने के पश्चात उन्होंने रात में फिर उनके साथ एक नर्स को रखा गया था, तो उस नर्स ने संपर्क किया और एक डॉक्टर की टीम रात में फिर आई और रात में उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। एडमिट कराने के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और लगभग 2 घंटे बाद, डॉक्टर साहब जब हॉस्पिटल गए थे, 2 घंटे बाद डॉक्टर की टीम आई और उन्होंने उनकी मृत्यु के बारे में घोषणा की। अब हम आते हैं कुछ तथ्यों पर जो जिज्ञासा हैं, आज भी दिन वो सिर्फ एक तथ्य बनकर रह गए हैं, उनका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इतने बड़े कद का नेता, इतना बड़ा शिक्षाविद, इतना महान व्यक्तित्व, उसको बिना किसी लिखापढ़ी के जेल से बाहर क्यों ले जाया गया? सवाल 1। सवाल नंबर 2, उनके साथ केवल एक नर्स रखी गई थी, सिर्फ एक नर्स, जो 24 घंटे उनके साथ रहती थी। तीसरा बिंदु, जब उन्होंने डॉक्टर को मना किया कि ये मेरे फैमिली डॉक्टर ने इस इंजेक्शन को लगाने से मना किया, तो वो इंजेक्शन उनको क्यों दिया गया? चौथा बिंदु, जब वो कई दिन से शिकायत कर रहे थे कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं, तो डॉक्टर की प्रॉपर टीम उनके पास क्यों नहीं आई? अब हम आपको बताते हैं। एक पूर्व राज्यपाल हैं श्री तथागत राय, उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, अप्रतिम श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनकी पुस्तक से अध्ययन करके मैंने कुछ चीज़ें, उनकी बेटी ने बाद में ये पता किया कि जो नर्स थी उसका नाम था राजकुमारी। उसको ढूंढा उन्होंने और उनसे बाद में कई चीज़ें पता चली। अब आप सोचिए कि इतने बड़े नेता को सर्वप्रथम तो गिरफ्तार करना, चलिए ठीक है, परमिट नहीं था, आपने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उनको जेल में ना रख के एक सरकारी आवास में रखना। तो जब इसके बारे में पूछा गया तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां ने एक पत्र लिखा था नेहरू जी को कि मेरे बेटे की मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु नहीं है, उसको किसी साजिश के तहत मारा गया है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तो नेहरू जी ने उस पत्र के जवाब में कुछ दिन बाद ये जवाब दिया कि मैंने वहाँ पे सब पता करा लिया है और वहाँ किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई है, उनकी मृत्यु एक प्राकृतिक मृत्यु है। और एक बात समझने वाली, एक प्रधानमंत्री को कैसे पता है, बिना किसी टीम का गठन किए हुए, बिना किसी जांच कमेटी को बिठाए हुए, और स्वयं ही वो कैसे जवाब दे सकते हैं कि उनके साथ क्या हादसा हुआ, क्या नहीं हुआ? उनकी बेटी ने बाद में उस नर्स को खोजा, उस नर्स से उसके बारे में पूछा, कई बिंदु सामने निकल के आए हैं, चूँकि हम लोग को सिर्फ एक कहानियाँ सुनाना है, हम लोग को बिंदुओं पर नहीं जाना, ये निर्णय माननीय कोर्ट को करना है, माननीय न्यायालय को करना है। और आज तक ये सिर्फ एक किस्सा बनकर रह गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हो गए। उनका बलिदान किस तरह से हुआ, उनकी मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु प्राकृतिक थी या उनकी मृत्यु किसी षड्यंत्र के तहत हुई थी, आज तक कोई भी व्यक्ति पता नहीं कर पाया है और ये सिर्फ एक सवाल बनकर रह गए हैं। आपको मैं बताऊं, एक किस्सा अभी एक
इंटरनेट के माध्यम से मैंने पढ़ा था कि जब नेहरू जी को ये सूचना दी गई कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो गया है, तो वो कहीं विदेश में थे। तो किसी पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा और उनका रिएक्शन जानना चाहा, तो उन्होंने सीटी बजाई और सीटी बजा के वो चल दी है। ऐसा मैंने इंटरनेट पे पढ़ा हुआ है और ये वक्तव्य मेरा स्वयं का नहीं है, ये सोर्स है। और जो बिंदु डॉक्टर साहब की जो पुस्तक श्री तथागत राय जी के द्वारा लिखी हुई है, अप्रतिम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उस पुस्तक से लिए हुए अंश हैं। और मेरा कार्य सिर्फ संकलन का है और आपके समक्ष ये प्रस्तुत करने का है। जब नेहरू जी ने उनको जवाब दे दिया कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु है, तो उसके बाद पुनः उनकी माता ने एक पत्र लिखा नेहरू जी को और नेहरू जी से पुनः आग्रह किया कि उनके बेटे की मौत की जांच कराएं। उनकी बेटे के साथ में इस तरह का बिहेव कैसे हुआ, और ये सब जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें श्री तथागत राय जी की पुस्तक अप्रतिम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में लिखी हुई हैं। और उन्हीं के माध्यम से और इंटरनेट की कुछ और चीज़ों के माध्यम से हमने ये संकलन किया है। आप सब लोग बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी और अगली आपको कहानी किसके बारे में आप सुनना चाहते हैं। हम प्रयास करेंगे आपको उस कहानी को सुनाएं और आपके समझ वो कहानियाँ आपको हम प्रस्तुत कर सकें। और कैसी लगी आपकी कहानी आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल अनटच विद रवि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और सभी लोगों के बीच में शेयर करते रहें। प्रणाम, धन्यवाद।